दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ये कहानी है। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये थोड़ी सी इमोशनल कर देने वाली है, उसके अलावा थोड़ी सी फ़नी स्टोरी है। और इस कहानी के जो अंत में जो हम सब के लिए मैसेज है, बड़ा ही प्यारा वो मैसेज है जो कहानी के अंत में आपको पता चलेगा। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये आपके दिल को ज़रूर छूएगी, क्योंकि जो कहानी है वो इस तरह की है। उसके अलावा आज की ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड मैन्स पर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड मैन्स पर्स, मतलब कि बूढ़े आदमी का बटुआ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो वर्ड मीनिंग है आप उन्हें भी नोट करें, क्योंकि आज की स्टोरी में कई सारे आपको अच्छे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was an old man। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ was या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, इसी कारण इन्हें नो एक्शन सेंटेंस कहते हैं। और उसके अलावा आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि यदि इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से अर्थ नहीं निकाला जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? There was an old man, मतलब एक बूढ़े, एक वृद्ध व्यक्ति थे, या कह सकते हैं एक बूढ़ा आदमी था। He had two sons। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। सबसे पहले आप समझ लें पजेसिव का क्या मतलब है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह किसी के पास कुछ था, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में भी किसी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? He had two sons, मतलब उसके दो बेटे थे। The elder son was Budku, as he used to call him lovingly। क्या अर्थ हुआ? The elder son was Budku, जो बड़ा बेटा था, एल्डर मतलब बड़ा, जो बड़ा बेटा था वो बुदकू था। as he used to call him lovingly। दोस्तों, ये जो वाक्य है यहाँ used to का प्रयोग किया गया है। used to का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, तो used to का इस्तेमाल करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एज, जैसे कि ही यूज टू कॉल हिम, वह उसको पुकारता था, लविंगली, प्यार से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द एल्डर सन वॉज बुडकू एज ही यूज टू कॉल हिम लविंगली, मतलब जो बड़ा बेटा था वो बुडकू था, जैसे कि वो उसे प्यार से पुकारता था। एंड द यंगर सन, और छोटा बेटा, ही कॉल्ड छुटकू, वह उसे छुटकू पुकारता था। आगे देखिए, दे वर लेजी एंड गुड फॉर नथिंग सन्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया, साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया। सबसे पहले आप इन दोनों की मीनिंग को नोट कर लीजिए। लेजी का मतलब आलसी, और गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बेकार, जो किसी काम का ना हो। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर लेजी एंड गुड फॉर नथिंग सन्स, मतलब वे आलसी और बेकार बेटे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि अधिकतर समय, दे सैट विद देयर यंग वाइफ्स फूलिंग अवे टाइम। क्या अर्थ हुआ? मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकतर समय दे सेट। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट। तो क्या अर्थ हुआ? मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि अधिकतर समय दे सेट विद देयर यंग वाइफ्स, वो अपनी जवान पत्नियों के साथ बैठते थे। फुलिंग अवे टाइम, समय को बर्बाद करते हुए।
बट नन ऑफ देम हेल्प द ओल्ड मैन, लेकिन उनमें से कोई भी बूढ़े आदमी की मदद नहीं करता था इन हिज वर्क, उनके काम में, इन द फील्ड्स, खेतों में, उनके काम में कोई भी काम हेल्प नहीं करता था। चलिए आगे देखिए। दे सिंपली ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द आइडलनेस। दोस्तों ब्लेम का ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ब्लेम का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना, दोष देना, और आइडलनेस का मतलब होता है खालीपन। दे सिंपली ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द आइडलनेस, मतलब वो बस एक दूसरे को दोष देते थे खालीपन के लिए। द क्वेरल बिटवीन द सन्स मेड द ओल्ड मैन सैड, और ये जो क्वेरल था, और दोस्तों ये क्वेरल का मतलब था झगड़ा, और ये नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। द क्वेरल बिटवीन द सन्स, और ये जो झगड़ा था, बेटों के बीच का जो झगड़ा था, मेड द ओल्ड मैन सैड, वो बूढ़े आदमी को दुखी कर देता था। द विलेज फॉक एडवाइज्ड द ओल्ड मैन। दोस्तों FOL के फोक का मतलब जनता, लोग, उसे फोक कहा जाता है। द विलेज फोक मतलब जो गांव के लोग थे, जो ग्रामीण थे। एडवाइज्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी को सलाह दी। गिव देम ईच द हाफ ऑफ योर फील्ड, तो उन्होंने क्या सलाह दी? गिव देम ईच द हाफ ऑफ योर फील्ड, मतलब इन दोनों को, प्रत्येक को आधी, जो आधी ज़मीन है, आधे खेत हैं, वो दे दो। दे विल हैव टू वर्क, इन्हें काम करना पड़ेगा। टू फीड देमसेल्व्स, अपने आप को खिलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इन्हें काम करना होगा। तो जो गांव वाले थे उन्होंने उस बूढ़े आदमी को सलाह दी कि आप इन दोनों को मतलब आधी आधी ज़मीन दे दो, हाफ ऑफ योर फील्ड, आधे आधे खेत दे दो, और इन्हें अपना पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन डिड लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब वैसा ही। द ओल्ड मैन डिड लाइकवाइज मतलब बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। ही हैड अ बिग फील्ड, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही हैड अ बिग फील्ड, उसका एक बड़ा खेत था। ही डिवाइडेड इट बिटवीन द सन्स, डिवाइड का मतलब बांटना, बंटवारा कर देना, सेकंड फॉर्म डिवाइडेड। ही डिवाइडेड इट, उसने उसे बांट दिया, बिटवीन द सन्स, उसने उसे बेटों के बीच में बांट दिया, बंटवारा कर दिया। नाउ अब द सन्स हैड टू वर्क, अब जो बेटे थे उन्हें काम करना पड़ता था। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है। ये जो वाक्य है ये पास्ट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब आप पास्ट में कोई विवशता को दर्शाते हैं तो हैड टू का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला? नाउ द सन्स हैड टू वर्क, अब बेटों को काम करना पड़ता था। एंड द ओल्ड मैन वुड स्टे विद ईच ऑफ देम इन मंथली टर्न्स, और जो बूढ़ा आदमी था, एंड द ओल्ड मैन वुड स्टे विद ईच ऑफ देम, वो उनमें से मतलब उनमें से हर एक के साथ रहता था। इन मंथली टर्न्स मतलब महीने महीने के हिसाब से वो उन दोनों के साथ रहता था। 1 month विद बुडकू, मतलब 1 महीना बुडकू के साथ। एंड द नेक्स्ट मंथ विद छुटकू, और 1 महीना छुटकू के साथ। एंड सो ऑन, और इस तरह से। चलिए आगे देखिए। इट वर्कड फॉर सम मंथ्स, वर्क का मतलब कोई चीज़ का काम करना। इट वर्क फॉर सम मंथ्स, और ये जो चीज़ थी, मतलब ये जो प्रक्रिया थी एक महीना दोनों के साथ बिताने की, उसने कुछ महीनों तक तो कुछ महीने काम किया। देन फिर फीडिंग द ओल्ड मैन बिकेम आ बर्डन फॉर द सन्स, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो बर्डन है इसका मतलब होता है बोझ, और ये जो वाक्य है पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। बिकम का मतलब बनना, होना, सेकंड फॉर्म बिकेम। तो क्या अर्थ हुआ? इट वर्क फॉर सम मंथ, मतलब ये जो चीज़ थी प्रकृति, इस प्रक्रिया ने कुछ महीने काम किया। फिर मतलब देन फिर फीडिंग द ओल्ड मैन, मतलब फिर जो बूढ़े आदमी को खाना खिलाना था, बिकेम अ बर्डन, वो एक बोझ बन गया। फॉर द सन्स, बेटों के लिए बूढ़े आदमी को खाना खिलाना फिर एक बोझ बन गया। वाइल सर्विंग फूड, सर्व का मतलब परोसना, वाइल सर्विंग फूड मतलब खाना परोसने के दौरान। टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को खाना परोसने के दौरान। द वाइफ्स ऑफ द सन्स वुड कर्स, जो बीवियां थीं बेटों की, द वाइफ्स ऑफ द, जो मतलब कि द वाइफ्स ऑफ द सन्स, जो बेटों की बीवियां थीं, वुड कर्स, वो कर्स करती, मतलब वो बद्दुआ देती। कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना, बद्दुआ देना, वो कोसती, बद्दुआ देती। हाउ लॉन्ग शैल वी हैव टू फीड द आइडल ओल्ड मैन, आइडल का मतलब खाली, बेकार। तो क्या अर्थ हुआ? हाउ लॉन्ग शैल वी हैव टू फीड द आइडल ओल्ड मैन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है जहाँ पर विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो वो क्या बोलते हैं? हाउ लॉन्ग शैल वी हैव टू फीड द आइडल ओल्ड मैन। फीड मतलब खिलाना, मतलब हमें कब तक इस बूढ़े बेकार आदमी को खिलाना पड़ेगा। ही जस्ट स्लीप्स, ये बस सोता है। ऑन द कोट, चारपाई पर। एंड वेस्टेज आर फूड, और हमारे खाने को व्यर्थ करता है। तो लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं कि हमें इस बूढ़े बेकार आदमी को कब तक खाना खिलाना होगा,
खाना खिलाना होगा। ही जस्ट स्लीप्स ऑन द कोट एंड वेस्टेस आवर फूड, और ये सिर्फ चारपाई पर सोता है और हमारा खाना बर्बाद करता है। तो इस तरह से वो लोग उसको कोसते। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन हैड टू टॉलरेट ऑल द टॉन्ट्स बिकॉज ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ है, यहाँ भी हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये हमारा पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस है। जब आप पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे जब आप किसी की विवशता को दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी कोई मजबूरी थी, विवशता थी, तो हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड मैन हैड टू टॉलरेट, मतलब जो बूढ़े आदमी, ये जो बूढ़ा आदमी था उसको बर्दाश्त करना पड़ता था, सहन करना पड़ता था। ऑल द टॉन्ट्स, टॉन्ट मतलब ताने, और ये प्लूरल नाउन है। बूढ़े आदमी को सभी तानों को, सारे तानों को बर्दाश्त करना पड़ता था। क्योंकि बिकॉज ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, मतलब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी कारण उनको ये सारे ताने सहने पड़ते थे। ही हैड टर्न्ड डेफ टू ऑल द कंप्लेंट्स। दोस्तों टर्न डेफ का मतलब होता है बहरा हो जाना, कान बंद कर लेना, उसे टर्न डेफ कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, लिया था, दिया था, चुका था, जैसे वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड टर्न डेफ टू ऑल द कंप्लेंट्स, मतलब कि उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया था, वो बहरे हो गए थे इन सारी शिकायतों को लेकर। ऑफ द डॉटर्स इन लॉ, मतलब अपनी बहुओं की जो सारी शिकायतों के प्रति वो बहरे हो चुके थे। वन डे, एक दिन, ही वेटेड फॉर हिज फूड, एक दिन उन्होंने अपने खाने का इंतजार किया। नो वन केम टू फीड हिम, और दोस्तों नो वन मतलब कोई नहीं, और ये भी पास्ट का नेगेटिव वाक्य है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, साथ में टू और फिर वर्ब की फर्स्ट नो, फीड मतलब खिलाना। वन डे ही वेटेड फॉर हिज फूड, मतलब एक दिन उन्होंने अपने खाने का इंतजार किया। नो वन केम टू फीड हिम, कोई भी उन्हें खिलाने नहीं आया। When he began starving, he demanded, starve का मतलब भूख से मरना, और दोस्तों begin मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म begin। When he began starving, जब वे भूख से मरने लगे, he demanded, उन्होंने मांग की, daughter, बेटी, give me my food, मुझे मेरा भोजन दो, मुझे मेरा खाना दो। I have no food left now, left का मतलब बचा हुआ होना, तो उसने क्या जवाब दिया? I have no food left now मतलब मेरे पास अब खाना बचा हुआ नहीं है। शैल फीड यू, आपको खिलाऊंगी, एट द इवनिंग मतलब आपको शाम को खिलाऊंगी। बुडकूज वाइफ सैड टर्सली, मतलब कि जो बुडकू की वाइफ ने बड़े ही संक्षेप रूप से धीरे से उसने कहा कि मैं आपको शाम को खाना खिलाऊंगी। पेन्ड एट सच इल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट का मतलब है बुरा व्यवहार। पेन्ड एट सच इल ट्रीटमेंट मतलब कि इस बुरे व्यवहार से के दर्द सहकर। द ओल्ड मैन आस्क्ड द वाइफ ऑफ छुटकू, बूढ़े व्यक्ति ने छुटकू की पत्नी से कहा टू गिव हिम समथिंग टू ईट, कि वो उसे कुछ खाने के लिए खाना। इल ट्रीटमेंट, द ओल्ड मैन आस्क्ड द वाइफ ऑफ छुटकूस टू गिव हिम समथिंग टू ईट, मतलब बूढ़े आदमी ने इस बुरे व्यवहार से तंग होकर छुटकू की पत्नी से उन्हें कुछ खाना देने को कहा। शी ड्राइली रिप्लाई, ड्राइली मतलब रूखेपन से, रिप्लाई मतलब जवाब देना। शी ड्राइली रिप्लाइड, उसने रूखेपन से जवाब दिया। यू आर विद बडकू दिस मंथ, मतलब इस महीने आप बडकू के साथ हो। आर टर्न इज नेक्स्ट मंथ, जो हमारी बारी है वो अगले महीने है। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू लीव द होम, लीव का मतलब छोड़ देना, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना। द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू लीव द होम मतलब बूढ़े आदमी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। ही वेंट टू द वेल, वेल मतलब कुआं, ही वेंट टू द वेल, वे कुएं पर गए। एंड ड्रैंक वाटर, ड्रिंक मतलब पीना, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, एंड ड्रैंक वाटर, और उन्होंने पानी पिया। टू फिल द एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट को भरने के लिए उन्होंने पानी पिया। एंड ही वेंट टू सम अदर विलेज एंग्रीली, क्लैटरिंग इज स्टिक, क्या अर्थ हुआ? एंड ही वेंट टू सम अदर विलेज, और वो किसी दूसरे गांव चले गए। एंग्रीली क्लैटरिंग इज स्टिक मतलब अपनी लाठी को, जो उनकी स्टिक थी, जो उनकी लाठी थी, उसको गुस्से से पटकते हुए वो किसी दूसरे गांव चले गए। द ओल्ड मैन स्टार्टेड वर्किंग अगेन, जो बूढ़े आदमी थे वो दोबारा मेहनत काम करने लगे। टू फीड हिमसेल्फ, खुद का पेट भरने के लिए, खुद को खिलाने के लिए दोबारा से काम करने लगे। चलिए आगे देखिए। 1 year वेंट बाय, जो 1 साल था वो गुजर गया। वन डे, एक दिन, ही रिटर्न होम, वह घर वापस लौटे। चलिए आगे देखिए।
द अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम सरप्राइज्ड हिज सन्स एंड देयर वाइफ्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? अपीयरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी का नज़र आना, दिखना किसी को। द अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन मतलब ये जो बूढ़े आदमी की जो अपीयरेंस थी, मतलब जो इनका दिखना था, जो आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद, सरप्राइज द सन्स एंड देयर वाइफ्स मतलब इस चीज़ ने, मतलब बूढ़े व्यक्ति का जो दिखना था इतने लंबे समय के बाद, उसने बेटों को और उनकी पत्नियों को हैरान कर दिया। बुडकूज वाइफ टुक अ क्लोज लुक, जो बुडकू की पत्नी थी उसने टुक ए लुक क्लोज लुक, उसने बड़े ध्यान से देखा एट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, फ्रॉम द हेड टू फुट मतलब कि सर से लेकर पैर तक उसने बूढ़े आदमी को बड़े क्लोज मतलब बड़े नज़दीक से देखा। शी नोटिस्ड, नोटिस का मतलब ध्यान देना, सेकंड फ्रॉम नोटिस्ड, शी नोटिस उसने ध्यान दिया, उसने देखा दैट अ पर्स वॉज टाइड, एक जो पर्स है वो बंधा हुआ था, टू द वेस्ट कमर से, ऑफ द ओल्ड मैन मतलब एक जो पर्स था वो बूढ़े आदमी की कमर से बंधा हुआ था। द पर्स वॉज बल्जिंग इट, और जो पर्स था वो वजन से नीचे लटक रहा था, बल्ज मतलब कि वो नीचे लटक रहा था। इट अपीयर्ड मतलब वो ऐसा प्रतीत हो रहा था दैट द ओल्ड मैन हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, कि जो बूढ़े आदमी इन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है, कमाया है, या और गॉट सम ट्रेजर समवेयर, या फिर उन्हें कहीं कोई ट्रेजर मतलब कोई खजाना मिला है। चलिए आगे देखिए। दिस थॉट एट वंस, ये जो विचार था एट वंस तुरंत, मेड हर पोलाइट, उसने उसको पोलाइट मतलब विनम्र बना दिया। एंड शी सैड पुलिंग हर व्हील, और उसने कहा अपने व्हील मतलब अपने घूंघट को खींचते हुए कहा, टू कवर हर फेस अपने चेहरे को ढकने के लिए, लाइक ए गुड डॉटर इन लो, एक अच्छी बहू की तरह, फादर पिता, वेयर हैड यू गॉन, आप कहाँ गए थे। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का ही इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया। तो यदि आप किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसे हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, फादर पिता, वेयर हैड यू गॉन, आप कहाँ गए थे। वी वर सो वरीड, हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे। प्लीज़ हैव सम फूड, कृपया थोड़ा खाना खाइए। चलिए आगे देखिए। दिस मेड छुटकूज वाइफ हैप्पी, और ये जो चीज़ थी उसने छुटकू की वाइफ को खुश कर दिया। शी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द ओल्ड मैन, मतलब अब उसे लगा, शी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड मतलब उसे लगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी, टू लुक आफ्टर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का देखभाल करने के लिए अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो चीज़ थी उसने उसे खुश कर दिया। चलिए आगे देखिए। बट छुटकू ऑल्सो नोटिस्ड द पर्स टाइड टू हिज फादर्स वेस्ट, लेकिन जो छुटकू था उसने भी नोटिस किया जो पर्स था टाइड टू हिज फादर्स वेस्ट, जो उसके पिता की कमर पर बंधा हुआ था। एंड गॉट द सेम आइडिया, और उसको भी वही आइडिया मतलब कि मिल गया, एज बुडकूज वाइफ, मतलब जैसा बुडको की पत्नी की तरह उसके दिमाग में भी वही विचार आ गया। ही टोल्ड अबाउट इट टू हिज वाइफ, उसने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया। एंड सैड, और कहा, लुक देखो, इनवाइट फादर, पिता को बुलाओ मतलब आमंत्रित करो, टू आर होम, अपने घर बुलाओ, टुमारो मतलब कल, पिता को अपने घर आमंत्रित करो। ट्राई टू विन हिज हार्ट, विन मतलब होता है जीतना, ट्राई टू विन हिज हार्ट, उनका दिल जीतने की कोशिश करो। बुडकूज वाइफ इज़ वेरी ट्रिकी, जो लाइक हर हस्बैंड, उसने क्या कहा कि जो बुडकू की पत्नी है इज़ वेरी ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है मतलब कि चालबाज है, लाइक हर हस्बैंड, अपने पति की तरह। दे विल ग्रैब द एंटायर पर्स, वो ग्रैब मतलब झपट लेना, दे विल ग्रैब द एंटायर पर्स, वो पूरा पर्स जो है वो जो पूरा बटुआ है उसको वो झपट लेंगे। द पर्स चेंज्ड एवरीथिंग, ये जो पर्स था, ये जो बटुआ था, उसने सब कुछ बदल दिया। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ ही आ रही होगी। जैसे हमने कहानी में देखा था कि जो बूढ़े व्यक्ति के दो बेटे थे जो उनका सही से सम्मान नहीं करते थे, उनको समय पर खाना नहीं देते थे, और जो बूढ़े व्यक्ति थे दुखी होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। और जब वो वापस आए और उनके पास उन लोगों ने एक पर्स को देखा तो उन्हें ऐसा लगा इसमें कुछ है। तो आगे हमें पता चलेगा इस पर्स के बारे में। चलिए आगे देखिए। अब जैसा आपने देखा द पर्स चेंज्ड एवरीथिंग, जो पर्स था उसने सब कुछ बदल दिया। तो इससे पता लग ही रहा है कि अब जो उनके बेटे थे, बहुएं थी, वो उनको सम्मान भी करने लगे सिर्फ इस पर्स के कारण। आगे देखिए। बुडकूज एंड छुटकूज कम्पीटेड इन सर्विंग द ओल्ड मैन। कम्पीट का मतलब होता है मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना। अब जो बुडकू और चुटकी थे वो मुकाबला करने लगे बूढ़े आदमी की सेवा करने में, सर्व करने में। ही वॉज गेटिंग गुड फूड रेगुलरली, और वह उन्हें अच्छा भोजन मिल रहा था। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से उन्हें अच्छा भोजन मिल रहा था। द सन्स टुक केयर ऑफ हिम, जो बेटे थे उनका देखभाल करते थे। एंड देयर वाइफ्स वर रिस्पेक्टफुल, और जो उनकी पत्नियां थीं वर रिस्पेक्टफुल, वो सम्मानजनक थीं, मतलब कि वो उनसे सम्मान करती थी, सम्मानजनक थीं।
द ओल्ड मैन नेवर सेपरेटेड हिज पर्स फ्रॉम हिज वेस्ट, सेपरेट मतलब अलग करना, सेकंड फ्रॉम सेपरेटेड। द ओल्ड मैन नेवर सेपरेटेड हिज पर्स फ्रॉम हिज वेस्ट, जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने उस पर्स को अपनी कमर से कभी भी अलग नहीं किया। नॉट इवन वाइल स्लीपिंग, मतलब सोने के दौरान भी, जब वो मतलब सो रहे होते थे उस दौरान भी उन्होंने अपने पर्स को खुद से अलग नहीं किया। द सन्स एंड देयर वाइफ्स केप्ट देयर आइज ग्लूड टू द पर्स, और जो बेटे थे और जो उनकी पत्नियां थीं, केप्ट देयर आइज ग्लूड, वो अपनी जो नज़रें थी वो गड़ाए रहते थे, चिपकाए रहते थे उस पर्स पर, टू द पर्स। देन फिर वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन डाइड, ये जो बूढ़े आदमी थे उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, बुडकू एंड छुटकू वर नॉट ग्रीविंग एट द डेथ ऑफ देयर फादर। ग्रीव का मतलब होता है गम होना या दुख होना किसी बात का। बुडकू एंड छुटकू वर नॉट ग्रीविंग एट द डेथ ऑफ देयर फादर, जो बुडकू और जो छुटकू थे वो अपने पिता की मृत्यु पर कोई दुख नहीं कर रहे थे, कोई भी गम नहीं कर रहे थे। दे वर मेयरली एंग्जियस टू टेक द पर्स इनटू देयर पोजीशन, पोजीशन का मतलब कब्जा, तो क्या अर्थ हुआ, देवर मेयरली, मेयर मतलब केवल, और एंग्जियस का मतलब चिंतित। देवर मेयरली एंग्जियस, वो सिर्फ चिंतित थे, वो केवल चिंतित थे। टू टेक द पर्स इनटू देयर पोजीशन मतलब पर्स को अपने कब्जे में लेने के लिए वो क्या थे, चिंतित थे। एंड फाइंड आउट, और ये पता लगाने में, व्हाट ट्रेजर इट कंटेंड कि उसके अंदर क्या खजाना है। चलिए आगे देखिए। बुडकू ट्राइड टू ग्रैब द पर्स, जो बुडकू था उसने कोशिश की, टू ग्रैब मतलब कि झपटने की, पर्स को झपटने की। छुटकू ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर आपत्ति करना, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्टेड। छुटकू ऑब्जेक्टेड टू इट मतलब छुटकू ने इस बात पर आपत्ति की। बोथ वर लेइंग क्लेम्स ओवर इट, क्लेम का मतलब दावा करना, और जो दोनों थे वो उस पर मतलब कि दावा कर रहे थे। द क्वेरल ब्रॉट द विलेजर्स देयर, और ये जो क्वेरल था, झगड़ा था, ब्रॉट द विलेजर्स देयर, उसने मतलब वो गांव वालों को वहाँ ले आया, मतलब जो ग्रामीण थे वो वहाँ आ गए। दे एडवाइज द सन्स टू ओपन द पर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एवरी वन एंड डिवाइड इक्वली वट एवर इट कंटेंट। क्या अर्थ हुआ, दे एडवाइज, दे का मतलब वे या वे लोग, तो दे एडवाइज द सन्स, उन्होंने मतलब वो किसके बारे में बात हो रही है, गांव वालों के बारे में जो वहाँ इकट्ठा हुए थे। दे एडवाइज द सन्स, उन्होंने बेटों को सलाह दी, टू ओपन द पर्स, कि वो पर्स को खोलें, इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीवन मतलब सभी की उपस्थिति में पर्स को खोलें, एंड डिवाइड इक्वली, और एक बराबर समान रूप से उसे बांट लें। वॉट एवर इट कंटेंट, जो भी उसमें हो वो उसको समान रूप से बांट लें। चलिए आगे देखिए, अब आगे पता चलेगा उसमें क्या निकला। टू अवॉइड मिसचीफ, अवॉइड मतलब किसी भी मिसचीफ को, शैतानी को अवॉइड करने के लिए, उसको टालने के लिए। द हेड ऑफ द विलेज, जो हेड ऑफ द विलेज थे मतलब जो गांव के मुखिया थे, हिमसेल्फ ओपन द पर्स, उन्होंने खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, अपने आप, उन्होंने अपने आप मतलब खुद उस पर्स को खोला। एंड एम्प्टीड इट, और उसको खाली कर दिया, एम्प्टी मतलब खाली करना, सेकंड फॉर्म एम्प्टीड, और उसको खाली कर दिया। ऑन द फ्लोर, उन्होंने खुद उसे खोला और उसको फर्श पर खाली कर दिया। टू एवरीवन सरप्राइज, और हर कोई हैरान था। ओनली सैंड, सिर्फ रेत, पेबल्स मतलब कि कंकड़, एंड स्मॉल रॉक्स मतलब छोटे पत्थर के टुकड़े, स्पिल्ड आउट मतलब बिखरे हुए थे। द सन्स एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड स्टेयर्ड एट इट ग्रेटली शॉक्ड, स्टेयर मतलब घूरना, और जो बेटे थे और जो पत्नियां थी उनकी वो बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ, हैरानी से उसको घूर रहे थे, उन्होंने उसको घूरा, बहुत हैरानी से उन्होंने उसे घूरा। और दोस्तों जाहिर सी बात है, हैरानी का कारण ये भी है क्योंकि जो बेटे थे और पत्नियां थी उनको शायद ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे, ऐसा कुछ है। यही कारण था कि वो उस बूढ़े आदमी की देखभाल करने लगे थे और उसको बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे थे, क्योंकि असल में वो उस पर्स को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस पर्स में शायद कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ रखी होगी। और यही कारण था जब उस पर्स को खोला गया और उसमें से ये सब पत्थर कंकड़े निकले तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। चलिए आगे देखिए। द हेड ऑफ द विलेज सेड, जो हेड ऑफ द विलेज थे मतलब जो मुखिया थे गांव के, उन्होंने कहा, फूल्स मूर्खों, योर फादर वॉज ए गुड मैन, कि मूर्खों जो आपके पिता थे वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे आदमी थे। बिकॉज ऑफ योर इल बिहेवियर मतलब बुरा व्यवहार, आपके बुरे बर्ताव के कारण, बुरे व्यवहार के कारण, अ गुड मैन हैड टू टाई दिस पर्स ऑफ ट्रिक, एक अच्छे आदमी को ये जो मतलब ये ट्रिक, पर्स ऑफ ट्रिक मतलब एक चाल का जो ये पर्स था वो उसे बांधना पड़ा, टू इज वेस्ट अपनी कमर पर, मतलब उस बूढ़े आदमी को इस तरह की ट्रिक वाला पर्स या कह सकते हैं चालबाजी वाला पर्स बांधना पड़ा। यू आर गेटिंग योर रिवॉर्ड फॉर योर डिसऑनेस्टी, और आपको इनाम मिल रहा है, रिवॉर्ड मतलब इनाम आपको मिल रहा है,
फॉर योर डिसऑनेस्टी, आपकी बेईमानी का, एंड ग्रीड, और अपने लालच का। तो उन्होंने क्या कहा, यू आर गेटिंग योर रिवॉर्ड फॉर योर डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड, मतलब आपको अपने लालच और बेईमानी का जो इनाम है वो प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। नाउ अब एटलीस्ट, कम से कम, डू वन गुड थिंग, कम से कम एक अच्छी चीज़ करो। गिव योर फादर प्रॉपर लास्ट राइट्स एंड फ्यूनरल। तो उन्होंने क्या कहा कि अब एक अच्छी चीज़ करो, कि कम से कम एक अच्छी चीज़ करो। और वो क्या अच्छी चीज़ है, गिव योर फादर प्रॉपर लास्ट राइट्स एंड फ्यूनरल, मतलब अपने पिता को जो एक अंतिम संस्कार है, जो फ्यूनरल होता है, वो उनको एक अच्छा, मतलब प्रॉपर एक अच्छे तरीके से वो दे दो। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, और मैं समझता हूँ कहानी का जो सार है आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो बूढ़े व्यक्ति थे जो अपने बेटों के साथ रहते थे, लेकिन जो उनके बेटे थे और जो उनकी बहुएं थी उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे, बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, जिसके कारण जो बूढ़े व्यक्ति थे वो घर छोड़कर चले गए थे। और जब वो आए तो उन्होंने इस तरह से किया, और अंत में जो बेटे थे उन्हें भी उस चीज़ का सबक मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत एक सोशल मैसेज देने वाली कहानी है कि जो हमारे घर के बूढ़े वृद्ध लोग हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनका कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो जाहिर सी बात है कि अगर वो हमारे माता पिता या दादा दादी हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हमेशा ये सेवा करें और उन्हें हमेशा खुश रखें, ताकि वो लोग भी हमारे लिए दुआ करें और हमारे बारे में अच्छा सोचें। तो दोस्तों आज की इस कहानी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।